तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने बताया था कि भैया हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कट करने का काम करते हैं। उस लोकेशन के अलावा और कहीं का अगर आप हमें बोलोगे कि हम यहाँ कट कर ले, तो वैसा काम हम बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हमारा नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रेस्ट्रिक्ट होकर रहेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी डिस्कवरी हुई थी कौन सा था? पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी खोज हुई थी वो था बेटा हिंद सेकंड। कौन सा था? अब बताओ हिंद फर्स्ट का क्या हुआ होगा? हाँ बेटे, एसी बंद करवा दें? एक मिनट, एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। हाँ, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी खोज हुई थी कौन सा था? तो बताओ हिंद फर्स्ट को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? दोनों ही? दोनों नहीं करने हैं? एक कर दो फिर। हिंद फर्स्ट को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हिंद फर्स्ट बोलता है कि भैया पहले डिस्कवरी मेरी होना चाहिए ना। आपने जो बाद में आया उसका नाम पहले कैसे रख दिया? है ना, नाम तो उसका सेकंड है, लेकिन बोल रहे हो कि पहले डिस्कवरी हुई। तो हमने उसको बोला कि भैया ऐसा है कि जो जैसा काम करेगा उसका नाम वैसे ही रखना पड़ेगा। तो हिंद फर्स्ट की भी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन हिंद फर्स्ट से जब हमने पूछा कि बताओ कैसा काम करते, बोले कहीं भी कट कर देते हैं। तो बताओ वो रेस्ट्रिक्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले डिस्कवरी तो उसकी नहीं मानेंगे। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था? हिंद सेकंड। लेकिन हिंद फर्स्ट भी था, जो रेस्ट्रिक्शन नहीं था, सिर्फ वो क्या था, इंडोन्यूक्लियस था। बात समझ गए क्या? तो पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड था, और इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा स्मिथ। क्या नाम था? स्मिथ मैथ्यू? नहीं, सिर्फ स्मिथ। तो पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसकी खोज हुई थी वो था हिंद सेकंड, और खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्मिथ। इसके 5 साल बाद फिर कुछ साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट ने दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज करी। तो सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड या जिसकी खोज हुई वो कौन सा था? इको R1। कौन सा था? इको R1। इको R1 जो होता है ये ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे आइसोलेट किया जाता है। वैसे ही हिंद सेकंड जो है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का एक बैक्टीरिया है जिससे आइसोलेट किया गया है। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं वो सब के सब बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, है ना। तो हम लोगों ने बोला पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड, खोज करने वाला स्मिथ था। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसकी खोज हुई थी 5 साल बाद, इको R1 था। और इसकी खोज करने वाले थे स्मिथ, आर्बर एवं नाथन। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दूसरे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की खोज करी थी जिसका नाम था इको R1। बात समझ गए? इसके बाद में किसी ने बोला कि अच्छा अब ये बताओ कि आज तक टोटल नंबर ऑफ कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजे जा चुके हैं? तो अभी तक टोटल 900 अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी है। और 900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाली गई। कितनी स्ट्रेन से? 230 स्ट्रेन से। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, R स्ट्रेन, S स्ट्रेन, यहाँ पर लिखा हुआ है D स्ट्रेन, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ये R स्ट्रेन। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेन होती है। एक ही स्पीसीज के बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन हो सकती है ना। क्योंकि जैसे इंसान भी तो अलग अलग तरह के होते हैं ना। कोई इंसान बिल्कुल काला, कोई अफ्रीकन, कोई अमेरिकन, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलियन, सब अलग अलग तरह के। तो हम बोलेंगे ये अमेरिका का रहने वाला है, ये अफ्रीका का रहने वाला है। ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं तो सारे के सारे होमोसेपियंस ना। तो ऐसे ही अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो एक ही स्पीसीज होती है, लेकिन उसके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो उनको हम नाम से जानते हैं, क्या, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 230 स्ट्रेन से टोटल कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी है? 900 की खोज हो चुकी है। और जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड, एंटी का मतलब क्या है,
न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बने होते हैं। और 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को अपन बोलते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने चाहिए। अब मैंने बोला कि भाई पैलिंड्रोमिक का मतलब तो मेरे को पता ही नहीं है क्या होता है ये। तो किसी ने बोला कि सर आपने बचपन में बहुत सारी पहेलियां बुझी होगी। कैसी पहेलियां बुझी होगी बचपन में, बहुत सारी। और आपसे किसी ने पूछा होगा कि ऐसा नाम बताओ जो आगे पीछे से एक समान रहे। बताओ। नयन। ऐसा नाम जो आगे से पढ़ेंगे तब भी और पीछे से पढ़ेंगे तब भी एक जैसा हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जैसे नयन हो गया, जहाज हो गया, नमन हो गया, ये सारे के सारे नाम कैसे हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। तो ऐसे ही डीएनए के अंदर भी सीक्वेंस होते हैं। उन डीएनए के सीक्वेंस को अगर आप एक डायरेक्शन में पढ़ोगे तब भी वैसा ही होगा, और दूसरी डायरेक्शन में पढ़ोगे तो वैसा ही होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो एक एग्जांपल है जैसे कि एंड मैडम डीएनए। बताओ, आप इसको इधर से पढ़ेंगे तब भी क्या पढ़ेंगे, एंड मैडम डीएनए, और इधर से पढ़ेंगे तब भी क्या पढ़ेंगे। तो क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन हम अगर डीएनए के अंदर देखें तो डीएनए में देखो, इधर ये है 5 प्राइम एंड, यहाँ पर है GAA T T C, और ये है इसका 3 प्राइम एंड। ये 5 प्राइम एंड, ये है GAA T T और C, ये इसका 3 प्राइम एंड। मैंने कहा ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसकी दोनों स्ट्रैंड को आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ना है। दोनों स्ट्रैंड को किस डायरेक्शन में पढ़ना है, 5 to 3। अगर इसको 5 to 3 पढ़ेंगे तो GAATTC, और इसको 5 to 3 पढ़ेंगे तो, इसका मतलब यह है कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अगर एक ही डायरेक्शन में रीड किया जाए या एक ही डायरेक्शन में स्टडी किया जाए, और वो एक जैसे सीक्वेंस हो दोनों को एक ही डायरेक्शन में पढ़ने पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो साइट होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट, वो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए कैसी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की होनी चाहिए, जिसकी दोनों स्ट्रैंड को एक ही डायरेक्शन में अगर हम रीड करते हैं और एक जैसी रीड होती है, तब हम उसको कहेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी दोनों को एक ही डायरेक्शन में रीड करने पे एक जैसी हो। तो जो साइट, जिस साइट पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, जिस साइट या फिर जिस जगह पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, उसको क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट। अब बताओ, अगर कोई किसी जगह पर कट करेगा तो पहले उसको पहचानना पड़ेगा, है ना, और पहचानने को अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉग्निशन। तो उसी को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, रिकॉग्निशन साइट। तो दो तरह की साइट हम नाम दे सकते हैं, बात एक ही की कर रहे हैं हम, कि किसी भी डीएनए के अंदर किसी पर्टिकुलर साइट को या किसी की भी स्पेसिफिक जगह को कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानता है, उस जगह को क्या नाम दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट। और वो पहचानने के बाद उसी को कट करेगा, है ना। तो ऐसा होता है, और जितनी भी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। और हर रेस्ट्रिक्शन साइट जो 4 से 8 से बनी होती है, उसको अपन कैसे मानेंगे, पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। जब वो पैलिंड्रोमिक होगी तभी अच्छे से काम कर पाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। फिर बोलता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर ही मिलेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, RE का मतलब क्या, और RS का मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन साइट। तो RS अगर मैं लिखता हूं तो मानना है रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट, और अगर मैं RE लिखता हूं तो क्या मानना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीव में बनता है। कहां पर बनता है ये, और बताओ कहां नहीं बनता, यूकैरियोट में नहीं बनता। तो यूकैरियोट में नहीं बनता है। तो बताओ काम भी कहाँ करेगा, प्रोकैरियोट के अंदर। अब बताओ प्रोकैरियोट के अंदर क्या काम करेगा। ये मेरे पास में एक बैक्टीरिया इकोलाई, ठीक है, बाहर पड़ा है, क्या करेगा बेटा, कट करेगा। चलो इधर देखो, ये एक बैक्टीरिया है इकोलाई, और ये पड़ा हुआ है कहीं भी बाहर, ठीक है। जैसे ये बाहर पड़ा तो इसने बोला कि भैया मेरे आसपास बहुत सारे वायरस है ना, किसी एक वायरस ने इसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया।
अब वायरस अगर इन्फेक्ट करेगा तो बताओ ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालेगा या नहीं डालेगा, है ना। तो वायरस ने जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। अब ये बोलो भैया मेरी तो परेशानी हो गई, मैं क्या करूं, बचना तो पड़ेगा ना। आप लोग तो अपने बचाव के लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, गोली दवाई खा लेते हैं, मैं कैसे बचूं। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, तेरे को एक पावर दे दी जाएगी, तेरे को एक शक्ति दे देते हैं। तो बोले कैसी शक्ति, बोले तेरे अंदर एक ऐसा जीन डाल देते हैं जो बना देगा क्या, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। तो बोले सर चलो ठीक है बन गया, लेकिन काम क्या करेगा। बोले रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस क्या करेगा कि जैसे ही रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस तेरे अंदर बना, ये इस डीएनए को जाकर क्या कर देगा। अब बताओ डीएनए कट हो गया तो क्या इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। अरे प्रोटेक्शन मतलब जैसे वायरस इसके अंदर आएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल डाला, जेनेटिक मटेरियल को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अब वो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर कोई नुकसान कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब बैक्टीरिया की बॉडी वायरस से बची या नहीं बची। तो पहला काम क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया को वायरस से बचाने का कार्य करता है। लेकिन इसके मन में एक बहुत बड़ा डाउट था। बोले सर ऐसा है कि वायरस ने तो अपना डीएनए डाल दिया, क्या मेरी बॉडी में मेरा डीएनए नहीं होगा। बैक्टीरिया की बॉडी में बैक्टीरिया का डीएनए होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसके पास में इसका भी तो डीएनए था ना, ये वाला। अब आपने बोल दिया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा इसलिए तो इस डीएनए को कट कर देगा। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या मेरे खुद के डीएनए को कट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा डीएनए तो डीएनए ही होता है ना। अच्छा इसके डीएनए के अंदर एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन होगा या नहीं होगा। और इसके डीएनए में, डीएनए तो इन्हीं चार चीजों से बनता है ना, कि किसी के डीएनए में यूरेसिल भी होता है, डीएनए में तो होता ही नहीं है। तो बताओ फिर क्या करेगा, कैसे बचेगा। बोले आपने बनाने का तो बोल दिया, शक्ति भी दे दी, मेरे खुद के डीएनए को बचाना तो चाहिए ना, बचाएगा। तो मैंने कहा कि एक काम और दे देते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ कट ही नहीं करेगा, कट करने के साथ साथ में ये एक काम और करता है, मॉडिफिकेशन का काम भी करेगा, यानी कुछ उसके अंदर परिवर्तन कर देगा। बोले कैसा परिवर्तन। बोले अपन एक काम करते हैं कि आपका जो भी डीएनए होगा उस डीएनए के ऊपर अपन मिथाइल ग्रुप को अटैच करा देते हैं। तो जैसे ही वायरस का डीएनए आएगा बाहर से, उसके ऊपर तो कोई मिथाइल ग्रुप नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो डीएनए होगा उस पर क्या रहेगा, तो मिथाइल ग्रुप रहेगा। जैसे ये आया, बोले यहाँ तो मिथाइल ग्रुप है, इसको कट नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसको कट नहीं करेगा, सिर्फ बाहर के जो डीएनए होंगे उसको कट करेगा। बात समझ गए क्या, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को तो कट करके खत्म कर देगा, लेकिन बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को कट नहीं करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को अटैच करा देगा ताकि वो उसको पहचान सके। तो कितने कार्य हो गए इसके, दो काम हो गए। तो पहला काम क्या होगा, बैक्टीरियल बैक्टीरिया को वायरस के इन्फेक्शन से बचाना, वायरस को बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाना। और दूसरा काम क्या होगा, बैक्टीरिया के जीनोम को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना। कैसे मॉडिफाई करेगा, मिथाइलेशन के द्वारा। मिथाइलेशन का मतलब मिथाइल को अटैच कराना। बात समझ गए, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे थे। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसकी खोज की गई वो था हिंद सेकंड, और करने वाला कौन था, स्मिथ। दूसरा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसकी खोज हुई थी वो कौन सा था, इको आर1। और खोज करने वाले कितने साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट। नाम क्या क्या, स्मिथ, आर्बर और नाथन। फिर हमने बात की कि जो टोटल अभी तक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की खोज हुई वो है 900, और उनको निकाला गया कितने बैक्टीरिया से, स्ट्रेन से, 230 से। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो एक साइट पे कट करते हैं जिसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट। तो रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है इसके अंदर 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर। और जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो कैसी होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को एक ही डायरेक्शन में रीड करे और वो एक जैसी रीड हो तब हम उसको पैलिंड्रोमिक कहेंगे। अब इसको आप ऐसे ना करके अगर हम कहें कि 3 to 5 रीड करो,
तो दोनों को 3 to 5 रीड करना है, तो इसको 3 to 5 करेंगे तो CTT AAG, और इसको भी 3' करेंगे तो CTT AAG। ऐसे अगर कट हो रहा है तभी हम इसको बात कर, ऐसे अगर रीड हो रहा है तभी पैलिंड्रोमिक का नाम देते हैं। फिर हमने कहा कि ऐसी साइट या ऐसी जगह जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है उसको हम क्या नाम देंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट। फिर बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है, प्रोकैरियोट के अंदर। कहां नहीं होता है, यूकैरियोट के अंदर। अब प्रोकैरियोट के अंदर है, इसका मतलब वहां पर उसका कोई कार्य होना चाहिए। तो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। कैसे बचाता है ये आपको पता है, वायरस के डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा, फ्रेगमेंट कर देगा, टुकड़े कर देगा, और बैक्टीरिया के जीनोम को मॉडिफाई करके भी उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ताकि खुद के जेनेटिक मटेरियल को कट ना कर सके। लिख लो इसको। हमारी एक बॉडी है, हमारी एक बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। इंसुलिन अलग हो गया डायबिटीज के लिए, इसके बाद और अलग अलग हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन ऐसे बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। तो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग काम करता है। तो वहां पर एक से ज्यादा तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिनको हम अपने उपयोग के लिए यूज करते हैं। उपयोग और यूज तो एक ही हो गया रे। हमारे काम के लिए उपयोग करते हैं। चलो, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यहाँ तक बात होगी। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, बोले कि सर हम कैसे कट करते हैं आप बताओ। तो मैंने कहा भैया अंदर कट करते हो आप डीएनए के दोनों एंड के। बोले डीएनए के अंदर भी हम 2 तरीके से कट कर सकते हैं। मैंने कहा ये अलग बात हो गई फिर। तो बोले कितने तरीके से कट कर सकते हैं, 2 तरीके से। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को 2 प्रकार से कट कर सकता है। अभी हमने 2 प्रकार से कट करने की बात कौन सी करी थी, क्लीविंग एंजाइम 2 तरीके से कट कर सकता था, एक बाहर से और एक अंदर से। अब हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 तरीके से कट कर सकता है। एक तो ये बोलता है कि सर हम ऐसे करते हैं कि आपने कभी सलाद अगर बनाया हो, तो सलाद बनाने के टाइम पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कैरेट है, गाजर है। गाजर को आप एक तो ऐसा ऐसा सीधा सीधा कट कर लो, तो सीधा सीधा कट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है कि आपके पास गाजर है और आप इस गाजर को ऐसे कट करो, टेढ़ा टेढ़ा, है ना। तो अगर आप ऐसे कट करते हो तो इसको अपन बोलते हैं, कैसा कट हुआ ये, ओब्लिक, ओब्लिक कट हुआ। और अगर ऐसे सीधा कट करेंगे तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। तो 2 तरीके से कट हो सकता है, एक तो ओब्लिक कट करेंगे और दूसरा कैसा कट होगा, स्ट्रेट कट होगा। अब मैंने कहा ठीक है भैया स्ट्रेट कट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट कट करते हैं तो एक ऐसा मिलेगा और एक ऐसा एंड मिलेगा, क्या दोनों ऐसे ही एंड मिलेंगे। और अगर हम ओब्लिकली कट करते हैं तो ऐसा एंड मिलेगा, ऐसे एंड मिलेंगे, जो आपस में जुड़ सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो 2 तरीके, आपने पेड़ को तो देखा ही होगा, पेड़ को जब कट करते हैं तो उसके अंदर ऐसी एक खांच बनाते हैं और फिर ऐसा करते हैं, और एक पेड़ जो होगा ऐसा बना दिया, दूसरा पेड़ जो होगा उसके अंदर ऐसा कुछ पोर्शन बनाते हैं। तो इसको एक दूसरे के अंदर अपन फंसा के बराबर जोड़ सकते हैं। तो ऐसा अगर कट होता है तो क्या बोला, ओब्लिक कट। और अगर ऐसा बोला जिसको दोनों को जोड़ सकते हैं बस, बाकी तो एक दूसरे के अंदर वो फिट नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा पोर्शन होगा, उसको बोलेंगे स्ट्रेट कट। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को 2 प्रकार से कट कर सकता है, पहला ओब्लिक कट करेगा, दूसरा स्ट्रेट कट करेगा। स्ट्रेट कट करता है, एक ओब्लिक कट करता है। ओब्लिक कट अगर करेगा तो हमें एंड मिलेंगे चिपकने वाले, और वो चिपकने वाले एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। और जो ऐसे होंगे इनको अपन चिपकने वाले नहीं बोलते, ये होते हैं ब्लंट एंड। कैसे एंड, ब्लंट एंड। 2 तरह के एंड मिलेंगे। देख लो अपन बात कर लेते हैं, दोनों तरह के बता देते हैं। जैसे हमारे पास में वही वाला जो मैंने आपको बताया था, GAA, T और CTTAAG। ये 5' एंड, ये 3' एंड, ये 5' एंड, और ये 3' एंड। मैंने कहा कि भैया हमारे पास में एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ जाओ जिसका नाम है EcoR1। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहता है कि मैं डीएनए को एकदम सेंटर से कट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, डीएनए को सेंटर से थोड़ा सा अगल बगल वाली जगह से कट करूंगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कहाँ से कट करोगे, बोले हम यहाँ से कट करेंगे G और A के बीच में। तो बताओ अंदर से भी कट हुआ और एकदम सेंटर में भी कट नहीं हुआ। तो जब ऐसा होगा तो अपन को इससे कट होने के बाद कैसा मिलेगा, ये 5' एंड, ये G।
फिर कट होने के बाद में ये मिलेगा अपन को ए टी टी और सी, ये 3' एंड। और दूसरी स्ट्रैंड अपन को कैसे मिलेगी, ये मिल जाएगा जी, यहाँ से कट किया तो ये जी एक तरफ जुड़ा हुआ रहा, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी का जो कट गया ये पोर्शन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या, ए ए टी टी और ये सी। तो ये हो जाएगा 3' एंड, ये हो जाएगा 5' एंड, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये वाला पोर्शन कट हुआ। अब बताओ अगर इन दोनों पोर्शन को फिर से पास में लेके आ जाए तो क्या टी से ये वाला ए जुड़ सकता है, क्या इस टी से ये वाला ए जुड़ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो दोनों चिपक सकते हैं ना वापस से, इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम, स्टिकी एंड। बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को 2 प्रकार से कट करेगा, पहला ओब्लिकली और दूसरा स्ट्रेट। अगर ओब्लिक कट करेगा इसका मतलब हमें कैसे एंड मिलेंगे, स्टिकी एंड मिलेंगे। स्टिकी एंड मिलेंगे तो ये सेंटर से थोड़ा सा अलग कट करेगा, और जब सेंटर से थोड़ा सा अलग कट करेगा तो हम खाली स्ट्रैंड को कहा जाता है ओवरहैंग। क्या कहेंगे, उल्टा कोई नहीं बोलेगा, अंदर तो हैंगओवर है। ठीक है, तो ये जो खाली जगह मिल रही है इसको क्या नाम देते हैं, ओवरहैंग। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे हमारे पास में एक डीएनए है, इसका ये 5' एंड, और यहाँ पर है C, 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 G, ओके, ये सी ये सी ये सी ये जी जी और जी, ये 3' एंड, और इसी का ये 5' एंड, ये सी 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 जी जी और जी। मैंने इससे पूछा भैया आप बता दो कैसे कट करोगे, बोले अपना काम है भैया एकदम सेंटर से कट करना, अपन कुछ पक्षपात नहीं करते, जहां से कट करना है सेंटर से काम करना है तो सेंटर से ही काम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कहाँ से, बोले सर ये जी और सी के बीच में कट करते हैं। तो ये जब कट करेगा तो कट होने के बाद में जो हमको एंड मिलेगा, ये 5' एंड, ये सी 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 और ये जी जी और जी, 3' एंड, ये 5', यहाँ पर सी 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 और ये जी जी और जी, ये 3' एंड। बताओ अब ये क्या आपस में फंसने वाला काम है कि सीधा सीधा लाकर जोड़ना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कट कर रहा है तो इसको अपन नाम देते हैं कौन सा, स्ट्रेट कट। और ये काम कौन करता है, यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये हमारे पास में SMA1 है, ये SMA1 ने ऐसा काम किया। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका अगर हम उदाहरण लेते हैं तो ये कट करता है स्ट्रेट वाला, और इसका उदाहरण लेते हैं तो ये कट करेगा ऑब्लिक वाला। बात समझ गए क्या, तो इतना सा आपको बना के लिख लेना है, क्योंकि ये बिना उदाहरण के आपको समझ में नहीं आएगा, और ये बना लो अपनी कॉपी के अंदर तब अच्छा लगेगा। अब एक बच्चा आ गया इसके बाद मेरे पास में, बोला कि सर मैं एक नया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक बैक्टीरिया से उसको निकालूंगा, लेकिन मुझे उसका नाम रखना है, मेरे को नाम रखना नहीं आता, आप बताओ कैसे नाम रखें। तो नाम रखने का तरीका भी तो हमें आना चाहिए ना, पता तो है पंडित, नहीं पंडित जी से नामकरण नहीं कराएंगे, हम सब है ना, हम पंडित भी है, हम साइंटिस्ट को भी सिखा देते हैं, हम बच्चों को भी पढ़ा देते हैं, हम नाच गाना भी कर लेते हैं, है ना, तो जो कर लेते हैं अगर पैसे मिले तो, है ना, बिना पैसों के नहीं करते कुछ भी। वाई वाई सर की बारात में पक्का नाचेंगे, ठुमके लगाएंगे, स्टेज पे नाचेंगे, सब काम करेंगे वाई वाई सर की बारात में। हाँ ये पॉइंट है ना, लेकिन तो इसमें एक 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 लाइन लिख लो, लिख लो, मैं जो ओब्लिक कट में लिखिए, ओब्लिक कट में, ओब्लिक कट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओब्लिक कट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन साइट को, ओब्लिक कट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन साइट को सेंटर से थोड़ा सा अलग कट करता है। ओब्लिक कट में
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन साइट को सेंटर से थोड़ा सा अलग कट करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कट द रेस्ट्रिक्शन साइट जस्ट अवे और नियर द एंड ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो नियर द एंड ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब बच्चे समझ लेते हैं उसको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, या फिर उसको एंड पे कट कर रहा है, इसका मतलब कुछ भी समझ लेंगे, वहां पर एक्सोन्यूक्लियस की बजाय क्या आंसर आना चाहिए, ऑब्लिकली कट वाला, या फिर कोई भी एक एग्जांपल देगा इको R1 वगैरह ऐसा, तो वो अपन को पता होना चाहिए। सिर्फ इको R1 नहीं, मैं आपको लिखाऊंगा कौन कौन से हैं जो ओब्लिकली कट करते हैं, कौन कौन से हैं जो सेंटर में कट करते हैं। तो बात लिख ली क्या ओब्लिकली कट का। और स्ट्रेट कट में लिखिए, स्ट्रेट कट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, स्ट्रेट कट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन साइट को सेंटर में कट करता है या मध्य में कट करता है, रेस्ट्रिक्शन साइट को सेंटर में कट करता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण। चलो, तो क्या आपने ई कोलाई का नाम सुना है पहले? उसका पूरा नाम भी आपको पता होगा, एस्केरिशिया कोलाई। एस्केरिशिया कोलाई जो होता है, इसका अगर और पूरा नाम देखा जाए तो एस्केरिशिया कोलाई RY13 नाम पूरा होता है इसका, RY13। ठीक है, तो हमने ये एस्केरिशिया कोलाई RY13 नाम का बैक्टीरिया लिया, इस बैक्टीरिया के अंदर से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले हैं। तो कौन सा वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले, इको R1, यानी इस बैक्टीरिया से सबसे पहले जो एंजाइम निकाला था वो कौन सा था, इको R1। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे किया गया होगा वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो शब्द होता है, पहला जो शब्द होगा ये बैक्टीरिया के जीनस से लिया जाता है। कहाँ से लेंगे इसको, जीनस से लिया जाता है, तथा कैपिटल होता है। कैसा होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो देखो, क्या बैक्टीरिया का जीनस एस्केरिशिया है, इस एस्केरिशिया का पहला अक्षर ई हमने ले लिया, जो कैसा लिया हमने, कैपिटल फॉर्म में लिया। चलो दूसरा देखते हैं कि दूसरा तथा तीसरा अक्षर जो होता है कहाँ से लेंगे, बैक्टीरिया के स्पेसिफिक एपिथेट से लेंगे। स्पीसीज अगर कोई बोलता है तो पूरा बोलेंगे तब जाके स्पीसीज बनती है, और अगर सिर्फ इतने से की बात करेंगे तो क्या होगा, इतने से की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। और अगर सिर्फ इतने से की बात करेंगे तो क्या होगा, ये जीनस। फिर से सुन लो, पूरा का पूरा अगर एक साथ बोला जाता है तो स्पीसीज, सिर्फ और सिर्फ बाद वाला नाम बोलेंगे तो स्पेसिफिक एपिथेट, स्टार्टिंग वाला बोलेंगे तो जीनस, और मिलाकर बोल देंगे तो स्पीसीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला अक्षर कहाँ से लिया, जीनस से, दूसरे और तीसरे दो अक्षर को हमने लिया स्पेसिफिक एपिथेट से। क्या यहाँ पर दूसरा और तीसरा अक्षर सी और ओ है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सी और ओ ले लिया। क्लियर। और फिर बोलता है कि चौथा अक्षर जो होता है, फोर्थ अक्षर, चौथा अक्षर जो होगा ये लिया जाता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। चौथा अक्षर स्ट्रेन से लिया जाता है, जो ऑप्शनल होता है। कैसा होता है, ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको लिया जाए, जैसे कोई बैक्टीरिया है वो एक ही टाइप का है, सिर्फ उसके कोई प्रकार नहीं है, तो हम उसको कोई स्ट्रेन नहीं लिखेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये लास्ट में अपन जैसे इको R1 लिखते हैं तो ये, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था स्मावन, चौथा अक्षर कहाँ है इसमें,
है ही नहीं। तो ये कुछ सीमियन कुछ वायरस है, एग्जैक्टली नाम नहीं पता मुझे इसका, लेकिन इससे एक ही निकाला, उसका नाम रख दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पर चौथा अक्षर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चौथा अक्षर क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अब बताओ पांचवा में हमने क्या लिया, रोमन नंबर होता है क्या। रोमन नंबर जो होता है इसका मतलब ये है कि जिस स्ट्रेन से जिस नंबर में इंडोन्यूक्लियस को निकाला जाता है उस नंबर को रोमन नंबर में लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये वाला बैक्टीरिया इसकी आर स्ट्रेन से सबसे पहली बार हमने निकाला था इको R1, ठीक है। इसी से इसी की आर स्ट्रेन से पांचवी बार में जो निकालेंगे उसका नाम क्या, इको R5। अगर तीसरी बार निकालेंगे तो ऐसा। जैसे हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा की डी स्ट्रेन से सबसे पहले निकालेंगे तो हिंद फर्स्ट, तीसरी बार में निकालेंगे तो हिंद, दूसरी बार में निकालेंगे तो ऐसे ही नाम होगा। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की स्ट्रेन होगी उस स्ट्रेन से जिस ऑर्डर में निकाला जाता है, ऑर्डर का मतलब पहला सेकंड फर्स्ट जो भी होगा, तो ऑर्डर को हिसाब से रोमन नंबर लिखा जाता है। तो रोमन नंबर बैक्टीरिया की स्ट्रेन के ऑर्डर या फिर नंबर, रोमन नंबर बैक्टीरिया के स्ट्रेन के ऑर्डर के आधार पर लिया जाता है। बात समझ गए क्या। तो इस तरीके से हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नामकरण करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हमने नामकरण किया है इको R1, है ना, इसको निकाला किससे, एस्केरिशिया कोलाई RY13 से। तो ये तो जीनस का नाम हुआ, ये स्पेसिफिक एपिथेट का नाम हुआ, ये RY13 उसकी स्ट्रेन का नाम हुआ, ठीक है। इस स्ट्रेन को हमने मान लिया ये R स्ट्रेन है। इस R स्ट्रेन जो है इससे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने पहला अक्षर इसके जीनस का लिया ई, दूसरे और तीसरे अक्षर इसके स्पेसिफिक एपिथेट से लिए C and O, और चौथा अक्षर जो है ये जो ऑप्शनल होता है ये उसकी स्ट्रेन का हमने लिया, R स्ट्रेन है, तो हमने चौथा अक्षर R ले लिया। और इस R स्ट्रेन से सबसे पहली बार जो निकाला गया इस वजह से इसको रोमन नंबर में फर्स्ट लिख दिया। इसी से जिस ऑर्डर में निकालेंगे, जिस नंबर पे निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है। तो ये इस तरीके से नामकरण हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल लिखाऊंगा, उस टेबल के अनुसार आपको याद रखना है कि किसका कटिंग कैसा होता है। तो साथ में मैं टेबल उदाहरण के अनुसार पेन चेंज कर लिया जाए। इको R1 GAATTC GAATTC 5335। तो ऐसे टेबल बनाएंगे। पहला हमने नाम लिया इको R1, ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नाम है। ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किस जगह पर कट करता है, क्या इसकी पहचानने की साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई। और कैसे कट करेगा वो हम इधर लिखेंगे। तो दूसरा मैं लिखता हूँ अरे आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये तीन शब्द याद रखने हैं स्टार्टिंग के। क्या आपको GAA अगर याद रह गया तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री, इस ए का कॉम्प्लीमेंट्री और इस जी का कॉम्प्लीमेंट्री, स्टार्टिंग के तीन शब्द याद रह गए तो सारा काम हो जाएगा। तो बताइए, इको शब्द जो है तो फिजिक्स में सुना है आपने, आवाज से रिलेटेड है, आवाज से रिलेटेड ना। तो क्या हम गाना भी गाते हैं, तो यहाँ पर क्या गा बोल सकते हैं अपन। इको किससे रिलेटेड है, गाने से, तो गा याद रख लेना है। बोलना नहीं चाहिए, फिर भी याद करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। हिंदी जो है, हिंदी, हिंदी थर्ड में हिंदी से रिलेटेड दिख रहा है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले को क्या लगता है, अरे आग लगे हिंदी में, नहीं बोलते होंगे। तो क्या हिंदी में आग लगा सकते हैं, कभी नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए अपन को ऐसा लगा ले जैसे।
बाम H1, इसको कैसे भी याद रख लो, गग्गा वग्गा, ठीक है। तो जी जी ए याद रह गया तो बाकी सब याद रह जाएगा। और स्मा, हाँ, गग्गा। स्मावन जो होगा ये तो बिल्कुल सिंपल ही ट्रिपल सी। और फिर से इको आ गया, तो गाता रहे दिल मेरा, जो भी होगा, तो ये गाता याद रख लो इसको। अच्छा, ये मूवी की जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो है GAATTC, और ये कट करता है ओब्लिकली। वैसे ही हिंद थर्ड जो होता है इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट जो होगी वो है AAGCTT, और ये भी ओब्लिकली कट करेगा। फिर बात करें बाम H1 की, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है GGATCC, और ये ओब्लिकली कट करेगा। यानी 3 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ओब्लिकली कट करते हैं। बाकी के जो 2 बचे हैं स्मावन और इको R5, ये दोनों के दोनों ही स्ट्रेट कट करते हैं। इंडोन्यूक्लियस वाला यानी एंजाइम टाइप 2 खत्म हुए, क्लीविंग एंजाइम। अब हमारे पास में तीसरा एंजाइम आएगा, बताओ कौन सा? DNA लाइगेज। और चौथा एंजाइम कौन सा आएगा? सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो एंजाइम आज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर। ज्वाइनिंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम, नई हेडिंग डालेंगे, ज्वाइनिंग एंजाइम। उदाहरण लिखेंगे DNA लाइगेज। ज्वाइनिंग एंजाइम उदाहरण लिख लो, DNA लाइगेज। अब जो मैं बोल रहा हूँ लिखो, DNA लाइगेज, DNA लाइगेज, DNA लाइगेज, DNA के, DNA लाइगेज DNA के फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट, फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट, DNA लाइगेज DNA के फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट तथा फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट तथा फ्री 3 प्राइम OH, फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट तथा फ्री 3 प्राइम OH के बीच, फ्री 3 प्राइम OH के बीच फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाने का कार्य करता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाने का कार्य करता है। तो DNA लाइगेज जनरली क्या काम कर रहा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है। जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएंगे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, तो वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो DNA को जोड़ने का कार्य करने वाला है DNA लाइगेज, जो किसी एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम फॉस्फेट अगर खाली हो और दूसरे स्ट्रैंड का 3 प्राइम OH अगर खाली हो, तो उन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा और उनको जोड़ देगा। चौथा लिखो टूल, अपना चौथा एंजाइम लिखो, ज्वाइनिंग एंजाइम। ये ज्वाइनिंग हो गया। अब लिख लो सिंथेसाइजिंग एंजाइम। चौथा एंजाइम लिखेंगे सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग लिख दूं क्या? सिंथेसाइजिंग एंजाइम लिखो। सिंथेसाइजिंग एंजाइम के अंदर लिखना है अपन को, मैं लिखा देता हूं अलग से यार। अब मुझे बताओ, अगर हमें DNA से DNA बनाना हो तो नाम क्या रखें एंजाइम का? अगर कोई कहे कि DNA से DNA का निर्माण करो, तो DNA से बना रहा है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? DNA के ऊपर। और एंजाइम भी कौन सा होना चाहिए? DNA ही बन रहा है, तो बोलते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? DNA डिपेंडेंट, यानी DNA के ऊपर डिपेंडेंट है और DNA ही बना रहा है, तो इसलिए DNA पॉलीमरेज। अब बताओ, अगर मैं कहूं कि कोई एंजाइम है जो DNA से RNA का निर्माण करता है, तो नाम क्या हो जाएगा? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ऐसे ही कोई एंजाइम बोलता है कि मुझे RNA से DNA का निर्माण करना है,
तो हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बस ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम हो गए। लिख लो इसको। आपको ऐसे ऐसे नहीं लगाना, ये आपको पूरा लिखना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम की हमने बात कर ली है, बताओ कौन कौन से एंजाइम की बात की है। सबसे पहले लाइटिक एंजाइम्स की बात करी थी, फिर ज्वाइनिंग इसकी सिंथेसाइज क्लीविंग। ओके, चलो बढ़िया बात। अब हम बात करेंगे वेक्टर की। चलो अच्छा, इसके पहले अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहें। मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मतलब कट करने वाला, कैची, किसको कहेंगे मॉलिक्यूलर सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। और अगर मैं आपसे कहूं मॉलिक्यूलर ग्लू, डीएनए लाइगेज, ग्लू का मतलब जोड़ने वाला, तो डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोल देंगे। और जो कट कर रहा है उसको मॉलिक्यूलर सीजर। और क्या दोनों मॉलिक्यूल को ही कट कर रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को, इसलिए नाम दे रहे हैं। वेक्टर का हो या फिर दूसरा क्या नाम होगा, वेहिकल डीएनए। वेक्टर डीएनए या वेहिकल डीएनए होता है जो एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करने का या ट्रांसफर करने का कार्य करता है। लिख लो इसके अंदर, वेक्टर या वेहिकल डीएनए, वेक्टर या वेहिकल डीएनए, वेक्टर या वेहिकल डीएनए, वेक्टर या वेहिकल डीएनए एक डीएनए को, एक डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में, एक डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। वेक्टर डीएनए या वेहिकल डीएनए, आगे क्या लिखा है, डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं, या आप अपनी भाषा में ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। बात समझ गए क्या। तो ये जो ट्रांसफर करने का कार्य ये किसके ऊपर निर्भर करता है, जो डीएनए हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना उसकी साइज के ऊपर निर्भर करता है। अगर छोटा सा डीएनए है तो अलग वेक्टर यूज करेंगे, थोड़ा बड़ा है तो दूसरा वेक्टर यूज करेंगे। तो बहुत तरह के वेक्टर हो सकते हैं। तो वेक्टर में बात करते हैं अपन कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं और वो कितने बड़े डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास में मान लो कि एक एक प्लाज्मिड है। क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो आप लोग जानते ही हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीसी रिच डीएनए। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीसी रिच डीएनए। तो प्लाज्मिड जो होता है इसकी कैपेसिटी होती है, बताओ कितनी, इसकी कैपेसिटी होती है 0.5 से लेकर 8 केबी तक के, 8 केबी तक का डीएनए। केबी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, किलो बेस। क्या होगा, ओ टाइम हो गया क्या।